मेरे पति का जब राज खुला तो घर में सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये कहानी रानू नाम की एक लड़की की है। रानू की 2 और बहनें भी हैं। रानू के माता पिता गांव में अपनी थोड़ी सी ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं। रानू के पिता ने उसका विवाह बब्बू से कर दिया। सभी लड़कियों की तरह उसने भी अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने सजा रखे थे, परंतु उसके सारे सपने तब धराशायी हो गए जब शादी की पहली रात उसका पति कमरे में आया और उससे ये कह दिया कि वह उसे पसंद नहीं करता। अपने पति की बात सुनकर उसके सर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। रानू के एकदम होश उड़ गए। लोक लाज की शर्म और अपने बाबा की इज्जत का ख्याल करके उसने चुप्पी साध ली और किसी को कुछ नहीं बताया। वो सोच रही थी अगर वो शादी के अगले दिन ही घर वापस चली जाएगी तो उसकी 2 बहनों की भी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। रानू ने सोचा क्या पता उसके पति का मन बदल जाए, इसलिए वो तन मन से अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। इसी तरह समय बीतता गया और उसकी शादी को 1 साल हो गया। एक दिन उसके पति ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। यह सुनकर तो जैसे उसके सब्र का बांध भी टूट गया। तब उसके ससुर ने ऐसा फैसला लिया कि सबके होश उड़ गए। अपने मुंह को चादर से दबाकर हूक भर भर कर वो रोए जा रही थी। तभी उधर से निकलती उसकी सास ने कमरे से रोने की आवाज़ सुनी। वे तेज कदमों से कमरे की ओर आ गई। दरवाजे को धक्का मारा मगर दरवाज़ा तो बंद था। वे घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। सास को घबराया देखकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और दरवाज़ा खोल दिया। उसकी सास विमला जी ने कहा, क्या हुआ बहू, ये रोने की आवाज़ कैसी? वो अपने आंसुओं को छुपाने का भरसक प्रयास कर रही थी, किंतु आंखों से आंसू निकलने के लिए बेताब थे। उसकी सास बोली, क्या हुआ बहू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या फिर से बब्बू ने कुछ कहा तुझसे? इतना सुनते ही वो हूक भरकर रोते हुए अपनी सास से लिपट गई। माँ बहुत परेशान हो गई कि आखिर बात क्या है। इतना परेशान तो बहू पहले कभी नहीं होती थी। उसने उसे शांत करते हुए कहा, तू बता ना क्या बात है, मेरा तो दम निकला जा रहा है। बेचारी माँ को संभाले या अपने आप को। उसने रोते रोते एक कागज़ माँ के हाथ में दे दिया। माँ अनपढ़ थी, वह उसे पढ़ ना पाई। उसने हैरानी से प्रश्न किया, ये क्या है? तू बता क्या है ये? रानू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ की घबराहट और बढ़ी तो वह बेड पर बैठ गई। बोली, जल्दी बता बेटी, मेरी जान निकली जा रही है, सब खैरियत तो है ना? रानू बोली, आपके बेटे ने ये तलाक का कागज़ मुझे दस्तखत करने के लिए दिया है और कहा है कि इस पर दस्तखत करके मुझे दे दो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे कैसे नहीं रह सकता? ये कोई गुड्डे गुड़िया का ब्याह है क्या जो तलाक दे दो? वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो किसके साथ रहेगा? इस मरे का तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग खराब हुए जा रहा है। पर तू चिंता ना कर, मैं बाबूजी से बात करूँगी। नहीं माना तो तेरे बाबूजी समझाएंगे उसे। मैं जानती हूँ वह अभी नादान है, हमारे समझाने से समझ जाएगा। तू चिंता ना कर, हम हैं ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान होती है? तलाक के कागज़ ने माँ के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें डाल दी। वह उठते हुए उस कागज़ को लेकर रानू को सांत्वना देती हुई कमरे से बाहर चली गई। धीरे धीरे विमला जी बब्बू के बाबूजी के पास पहुँची तो देखा बब्बू के बाबूजी सो रहे थे और वह वहीं बैठ गई और सोचने लगी, आखिर बब्बू को हो क्या गया है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आने दो शाम को, मैं आज इससे खुद ही बात करती हूँ। कितने अरमानों से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और कितनी खुशियों से रानू के साथ विवाह किया था। सभी कुछ तो देखा था इसके बाबूजी ने, घर परिवार खानदान आव भगत इज्जत सब कुछ। तो फिर ये ऐसा क्यों करता है?
भले घर के इंसान हैं बहू के घर वाले। और रानू, रानू तो हम दोनों की जान है। जब से आई है कितना कुछ बदल दिया है। हमारे घर परिवार का कितना ख्याल रखती है और देखने में भी तो बुरी नहीं है। यही सब बातें उनके दिमाग में तैरी जा रही थी। अकेली बैठी बिमला जी बाबूजी के जागने का इंतजार कर रही थी। बिमला जी बाबूजी के मुंह की तरफ देखती तो सोचती, आखिर इन्हें क्यों जगाऊं? पूरी उम्र तो काम ही करते रहे हैं, अब चैन की नींद सोए हैं तो मैं इन्हें जगा दूं। अरे ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं है, थोड़ी बहुत देर में जाग जाएंगे तो बात कर लूँगी। विमला जी बाबूजी को निहारते निहारते अपने पुराने दिनों की यादों में खोई रही। कुछ समय बाद बब्बू के बाबूजी उठे तो देखा बड़ी चिंतित मुद्रा में विमला जी उनके पैरों के पास हाथ में कागज लिए बैठी हैं। अरे क्या हुआ, तुम कब से बैठी हो? आराम ही कर लेती, बाबूजी ने कहा। मेरी ज़िंदगी में आराम? क्या आराम कर लूँ? कहाँ मिलेगा आराम? अब तो मर कर ही आराम मिलेगा, विमला जी ने कहा। अरे आज कैसी बातें करने लगी है तू? मरे तेरे दुश्मन, तू मर कर क्या मेरा बुढ़ापा खराब करेगी? तू नहीं जानती तेरे बिना मैं कुछ दिन भी जी ना सकूँगा। खैर छोड़ तू, अब ये बता हाथ में क्या लिए बैठी है? दिखा दिखा, विमला जी ने कागज आगे बढ़ाते हुए चिंतित स्वर में कहा। बैठी क्या हूँ, अपने आप को कोस रही हूँ जो ऐसी औलाद को जन्म दिया। देखो आपका बेटा ये तलाक का कागज बहू को दस्तखत करने के लिए दे गया है। तलाक? ये क्या कह रही है तू? मैं भी तो देखूं, तू कहीं मुझ बूढ़े से मजाक तो नहीं कर रही है? सठिया तो नहीं गई? बब्बू और तलाक, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बब्बू के बाबूजी ने बड़बड़ाते हुए विमला जी से कागज ले लिया और जैसे ही उसे पढ़ा उनके होश उड़ गए। आंखें भर आई और चश्मा उतार कर अपनी आंखों को पोंछते हुए कुछ साहस बटोर कर कहने लगे, ये बब्बू है कहाँ, जरा इसे बुला मेरे पास, मैं भी तो बात करूँ इससे। विमला जी बोली, बब्बू अभी घर पर नहीं है, जब आएगा तो बुला दूंगी। बाबूजी बोले, विमला अब तू जाकर एक कप चाय बना ला, मेरा सर दर्द करने लगा है। विमला जी रसोई में चाय बनाने लगी। तभी रानू ने माँ के हाथ से भगोना ले लिया और कहा, माँ तुमने मुझसे कह दिया होता, अब क्या तुम्हारे काम करने के दिन हैं? तुम आराम करो, मेरे रहते तुम काम ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने एकटक रानू की ओर देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद बोली, जीती रहो बेटी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। कहते हुए आंखें नम हो गई और गला भर आया। थोड़ी देर में माँ और बाबूजी के लिए गर्म चाय लेकर रानू बैठक में आ गई। बाबूजी ने उसे टोका, रानू बहू ये सब क्या है? तूने मुझे पहले से कुछ क्यों नहीं बताया? तू भी तो ना। रानू ने बीच में टोकते हुए घूंघट की आड़ से कहा, बाबूजी आप चाय पी लीजिए और लेट जाइए, आपके माथे पर बाम लगा दूं। ये बात फिर कर लीजिए। बाबूजी चाय पीने लगे। रानू अपने कमरे में चली गई। बाबूजी चाय पीते पीते विमला जी से कहने लगे, देख जरा अपनी बहू को, कितनी गुणवंती हैं और एक हमारे साहबजादे हैं जो उसके साथ रहना नहीं चाहते। ऐसे नालायकों के लिए तो ऐसी बहू होनी ही नहीं चाहिए। शाम हुई। बब्बू ने जैसे ही घर में प्रवेश किया उसके बाबूजी ने उसे आवाज़ लगाई, बब्बू जरा इधर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। बाबूजी की आवाज़ सुनकर बब्बू सीधे बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया। बाबूजी को देखते ही बोला, जी बाबूजी आपने मुझे बुलाया? बाबूजी ने कागज़ दिखाते हुए कहा, ये क्या है? बब्बू उस कागज़ को देखता ही रह गया और कुछ ना बोला। बाबूजी ने कहा, देख बब्बू, हमारे कुल खानदान में आज तक ऐसा नाटक नहीं हुआ जो तुमने किया है। तुझे शर्म नहीं आई ये तलाकनामा बहू को देते हुए? जरा सोच, तेरे इस कर्म से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी घर परिवार और समाज में। और फिर तलाक देने का कोई कारण भी तो हो। जब मन में आया तब कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। और बब्बू अभी तुम्हारी शादी को समय ही कितना हुआ है? 1 वर्ष, समझे, केवल 1 वर्ष। अगर विवाह नहीं करना था तो पहले मना कर देते। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा, माँ बीच में ही बोली, बब्बू
मेरे पास बैठ बेटा, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। बेटा ये बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। देख, हम दोनों के साथ साथ तेरा और इस घर की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखती है। बेटा तेरे इस काम से तो हमारी जग हंसाई होगी, और तू हम दोनों का बुढ़ापा क्यों खराब करने पर तुला है। बेटा अगर कोई बात है तो हम दोनों को बता, मैं बहू को समझा दूंगी। लेकिन बेटा ऐसा काम ना कर। बब्बू सब सुनता रहा और अंत में उठते हुए तेज आवाज़ में बोला, माँ मुझे रानू के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। मैं अब उसे इस घर में नहीं देखना चाहता। मैंने तलाकनामा तैयार करा दिया है, अब उसे इस पर अपने साइन करने ही होंगे। बाबूजी खून का घूंट पीते हुए धीरज रखकर बोला, तलाक की कोई वजह होती है, हम ऐसे ही किसी पर गलत आरोप कैसे मढ़े, और तूने ऐसा करने से पहले हमें बताना तक उचित ना समझा। मुझे तो इसके पीछे कुछ और ही नज़र आ रहा है। हाँ तो क्या, रानू से मैंने शादी की है तो मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। इसमें आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? बापू तेज आवाज़ में बोला, शाबाश बेटा, मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। सही कहा तुमने, जो सही है उसका पक्ष ना लूँ और तू गलत है तो तेरा पक्ष लूँ, सिर्फ इसलिए कि तू मेरा बेटा है और वो पराई। हम सभी उसे पसंद करके लाए थे, वो इस घर में ही रहेगी। बाबूजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो उसे आपने पसंद किया है? मैंने तो नहीं। आप उसे घर में रखे तो रखिए, लेकिन अब आप भी सुन लो, इस घर में मेरी मन की, मेरे सपनों की रानी मधु ही आएगी। बब्बू तेज आवाज़ में बाबूजी से बोला। तो अब समझा हमारा बेटा किस मधुमक्खी के मीठे शहद के कारण इतने कड़वे शब्द बोल रहा है। तो तू भी सुन ले, हमारे रहते इस घर में ऐसा अनर्थ नहीं होगा। और ये कहते हुए उन्होंने उस तलाकनामे को फाड़ दिया। गुस्से से लाल पीला बब्बू अपने बेडरूम में जा पहुंचा। वहां रानू अकेली बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह उन सभी की बातें सुन चुकी थी। उसने बब्बू से कहा, आप माँ बापूजी से कुछ ना कहिए। आपको मुझसे शिकायत है तो मुझे बुरा भला कह लें। आपकी ऐसी बातों से उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी, ज़रा ये तो सोचिए। वैसे भी आप उनके इकलौते लाडले बेटे जो हैं, वो तो मैं हूँ ही, लेकिन जिन माँ बाप ने मुझसे आज तक कभी बुरा भला ना बोला हो, उन्होंने आज मुझे तेरी वजह से कितना कुछ कह दिया। तूने ही उन्हें मेरे खिलाफ भरा है। लेकिन तू भी कान खोल कर सुन ले, मैं अब तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, अब तो तू यहाँ एक दिन भी ना रह सकेगी। कहते कहते ही बब्बू रानू की चोटी पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगा और रानू रोते रोते उसे ऐसा ना करने की गुहार लगाती रही। इधर जब माँ और बाबूजी ने बहू की आवाज़ सुनी तो वह उसके कमरे की ओर दौड़े। बहू की ऐसी दशा देखकर उनके होश उड़ गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि बब्बू उन्हीं का बेटा है। बाबूजी वहीं से चिल्लाए, बब्बू तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? तू आदमी है या राक्षस? हाँ हाँ मैं राक्षस हूँ, लेकिन अब मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। तू कौन होता है इसे घर से निकालने वाला? ये घर मेरा है, इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखूँगा। हाँ हाँ तो रखो इसे अपने साथ। अब मैं समझा, इसका जादू तो तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। खामोश, इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। पास खड़ी माँ ने जोरदार तमाचा बब्बू की गाल पर रख दिया। खबरदार, तूने बाबूजी के लिए एक भी शब्द अब मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तू इतना गिर सकता है ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तू मुझे इतना कमज़ोर मत समझना। मेरे लिए अभी तेरे बाबूजी जिंदा हैं। ऐसे अपशब्द इनके लिए दोबारा बोले तो बहू नहीं, तुझे इस घर से जाना होगा। माँ ने बब्बू से कहा। माँ की ऐसी बातें सुनकर बब्बू ने रानू के बाल छोड़ दिए और अपने को अकेला समझकर अपने आप ही घर से बाहर चला गया। बब्बू के घर से बाहर जाते ही माँ रानू को सीने से लगाकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। वे रानू से कहने लगी, बेटी मुझे नहीं पता था कि मेरा बब्बू मेरा ना रहा। मैं तो उसे अपना समझती रही और आज वो हमें ही पराया बनाकर चला गया।
लेकिन तू चिंता ना कर, हम दोनों के रहते तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। रानू ने अपनी सास ससुर को ये कभी नहीं बताया था कि शादी की पहली रात को ही उसके पति ने उसे कह दिया था कि वह उसे पसंद नहीं करता। वो तो बस अपने पति का मन बदलने का इंतज़ार करती रही और अब उसका पति तलाक देकर उसका ये इंतज़ार भी ख़त्म करना चाहता था। सभी लोग रोए जा रहे थे। तभी बाबूजी बोले, सुन बब्बू की माँ, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी अच्छी है। हम बेकार में लड़का लड़का करके मर जाते हैं। देख वो लड़का सचमुच लड़कर चला गया। लेकिन बहू तू चिंता ना कर, जाने दो उसे, घर मेरा है, मैं इसे अब तेरे नाम करूँगा। अब तक सोचा था कि बब्बू ही इस घर का वारिस है, लेकिन ये तो वायरस निकला। दरअसल बब्बू ने अपनी शादी के 10 दिन पहले ही मधु को देखा था और जब से उसने मधु को देखा था उसका दिन रात का चैन खत्म हो गया था। उसने उससे शादी तो कर ली थी, परंतु वह मधु को पाने के सपने देखने लगा था। जल्दी ही बब्बू ने मधु को अपने प्यार का यकीन दिला दिया। उसने मधु को यकीन दिलाया कि उसने आज तक अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं, वह बस उसी से प्यार करता है। जैसे जैसे उन दोनों की मुलाकातें बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही बब्बू के दिल में रानू के लिए नफरत बढ़ रही थी। इसी तरह 1 साल हो गया। अब बब्बू ने रानू को तलाक देकर मधु से शादी करने का फैसला कर लिया था, परंतु तलाक देने के फैसले पर उसके माता पिता के विरोध ने उसकी राह में रोड़े अटका दिए थे। बब्बू घर में रूठकर अपनी प्रेमिका मधु के पास चला गया। मधु ने उसका स्वागत करते हुए उसके आने का कारण जानना चाहा, तो बब्बू ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं अपना घर, माँ बाप, पत्नी सभी को छोड़कर तुम्हारे पास चला आया हूँ। मधु को यह सब अच्छा तो ना लगा, किंतु वो बब्बू को कुछ कह न सकी और उसे अपने घर में पनाह दे दी। अब मधु और बब्बू एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय यूं ही बीता। बब्बू को अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं था। वह तो मानो मधु के साथ को पाकर अपने संसार में मस्त हो गया। वह गुजरे पलों को भुला देना चाहता था। दूसरी ओर उसके माँ बाप जब भी रानू की सूरत देखते यही उम्मीद लगाए रहते कि बब्बू का गुस्सा जैसे ही शांत होगा वह घर वापस आ जाएगा। माँ भी सोचती कि मेरा बब्बू बाबूजी से तो दूर रह सकता है, बहू से नाराज हो सकता है, लेकिन मेरे पास वापस जरूर आएगा और अपने किए के लिए क्षमा याचना भी करेगा। लेकिन 10-15 दिन बीत गए तो उन्हें अपने सपने चूर होते दिखाई देने लगे। बाबूजी की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन रानू के माँ बाप को अपने घर बुलाया, साथ ही घर के गणमान्य लोगों को भी घर आने का निमंत्रण भेजा। सभी लोग अचानक आए इस निमंत्रण से हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। समय पर घर में सभी लोग आ पहुँचे। उधर रानू और माँ भी नहीं समझ पा रही थी कि बाबूजी के मन में चल क्या रहा है। घर के हॉल में खाना आदि से निवृत्त होने के बाद बाबूजी ने कहा, आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ सलाह लेनी है और रानू के भविष्य का फैसला करना है। इतना सुनते ही रानू के माँ बाप के साथ सभी लोगों के मन में डर पैदा हो गया। वे सोचने लगे शायद बाबूजी बहू को कुछ कहने वाले हैं या घर से निकालने वाले हैं, तभी तो उन्होंने इसके माँ बाप को भी बुलाया है। सबके मन में एक ही भाव था कि आजकल की बहुएं भी ना घर को निभाना ही नहीं चाहती। तभी बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, समधी जी, मैं आपके साथ साथ अपने सभी गणमान्य लोगों का दोषी हूँ। आज मैं अपनी और विमला की तरफ से आप सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ। मेरे घर में हम दोनों के रहते हुए मेरे नालायक बेटे ने न सिर्फ मेरी बहू का अपमान किया, बल्कि हम दोनों के दिलों को भी ठेस पहुँचाए। मुझे आप लोगों के सामने ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मेरी बहू तो सीता है, पर मेरा बब्बू ही राम ना बन सका। दूसरी लड़की के लिए बहू और इस घर को छोड़कर चला गया। इतना सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने एक स्वर में कहा, बाबूजी, बब्बू ने ऐसा किया। सुनते ही बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू पोंछते हुए बोले, आज हमें अपनी बहू के भविष्य के बारे में आप लोगों से राय लेनी है। ये मेरी ही नहीं, आप सबकी भी जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही रानू के माँ बाप का दिल बैठ गया।
वे कभी बाबूजी को देखते तो कभी अपनी बेटी रानू को और सोचते, इतना सब हो गया, मेरी बेटी ने कभी कुछ नहीं बताया। खैर, कुछ देर में सभी लोग संभले और बाबूजी से कहा, बाबूजी, क्या बब्बू को आपने समझाया नहीं कि शरीफ घर के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? बाबूजी ने कहा, मैंने और विमला ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह, अब क्या और कैसे कहूँ। समधी जी ने कहा, बाबूजी, एक बार आप बब्बू को हम सबके सामने बुला लेते तो हम सभी उसे समझाएंगे, शायद वो हम लोगों की बात मान जाए। बाबूजी बोले, मैंने बब्बू और वकील साहब दोनों को बुलाया है, वे आते ही होंगे। आप लोग अपना प्रयास कर लें, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। एक आखिरी प्रयास और कर लीजिए, शायद ये घर बस जाए। यह कहकर बाबूजी वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि घर का दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने से बब्बू आ रहा था। आज उसकी चाल ढाल बदली बदली सी थी। बब्बू की माँ ने कहा, बेटा बैठ, तू तो अभी भी मुझसे नाराज़ है। बैठ बैठ मेरे पास बैठ। बब्बू माँ के पास की कुर्सी पर बैठ गया। सभी लोगों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया। वह सोचने लगा कि बाबूजी ने तो मेरा तमाशा ही बना दिया। मैं घर नहीं, अदालत में एक कैदी की तरह आया हूँ। सोच ही रहा था कि बब्बू के फूफा ने कहा, बेटा ये सब क्या है? अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुम्हें शोभा नहीं देती। अन्य लोगों ने भी उससे अपने अपने तरीके से अपनी बातें कही, लेकिन बब्बू पर तो जैसे उन बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। समय बीता जा रहा था। दोनों लोग अपने अपने तर्क पेश कर रहे थे और अंतिम बब्बू ने कहा, मैं आप लोगों की पंचायत में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। मैं मधु के साथ बहुत सुखी हूँ, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। रानू के बूढ़े बाप ने उसके पैर पकड़ लिए। बोले, बेटा ऐसा ना करो, मेरी बेटी का सोचो, मुझ गरीब पर दया करो। कहाँ जाएगी वह? मैं किस मुंह से घर जाऊँगा? क्या कहूँगा गांव वालों को? सब मेरी लड़की का ही दोष मानेंगे। कैसे बीतेगी इसकी ज़िंदगी? कौन शादी करेगा इससे? तरह तरह की मिन्नतें करते और रानू के बापू को धकेलते हुए बब्बू बोला, तुम्हें इसकी चिंता की क्या ज़रूरत है? इसके लिए तो बाबूजी है ना। इतना सुनते ही सभी लोग सन्न रह गए। बाबूजी वकील साहब के साथ कमरे से बाहर आ गए। बूढ़ी माँ बैठी बैठी रह गई। बाबूजी ने कहा, नालायक, तुझसे मुझे और आशा भी क्या करनी चाहिए? तुझ पर तो इश्क का भूत सवार है ना। आप लोगों ने सुन और देख लिया इसका व्यवहार। यह सब कुछ भूल गया, मान मर्यादा सब कुछ। तू एक के लिए पूरा परिवार छोड़ सकता है, तो आज मैं भी सभी लोगों के सामने ये घोषणा करता हूँ कि आज से और अभी से तेरा इस घर और परिवार से कोई वास्ता नहीं। मेरे घर बार, गहने, रुपए, पैसे, यहाँ तक कि मुझ पर और विमला पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपनी वसीयतनामे में सब कुछ लिख दिया है। वकील साहब अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर लीजिए। वकील साहब ने सारी शर्तें वसीयतनामा पर पहले ही लिख रखी थी। उस पर बाबूजी के हस्ताक्षर के साथ साथ गवाहों के हस्ताक्षर भी वकील साहब ने करा लिए। इतने पर बब्बू ने यह कहते हुए घर छोड़ दिया कि तुम्हें जो करना है वह करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। जब तुम मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं भी तुम्हें अपना नहीं समझता। तुम लोगों से तो मधु और उसके परिवार वाले ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे समझा। बब्बू के जाने के बाद सभी लोग दुखी मन से विदा हो गए। अब रानू, उसके माता पिता और सास ससुर ही घर पर रह गए। बाबूजी ने समधी से कहा, जी हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब आप रानू को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से वो स्वतंत्र हैं। रानू के पिता ने उनके सामने हाथ जोड़े और निर्णय रानू पर छोड़ दिया। अब रानू की सास ने उसका बैग तैयार कर दिया तो रानू अपनी आंखों में आए आंसुओं के सैलाब को पोंछते हुए अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी सास के गले लगते हुए बोली, माँ, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरे लिए अपने लड़के को त्याग दिया और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं माँ, नहीं, अब ये घर ही मेरा घर है। ऐसे ससुराल हर एक को नहीं मिलती।
मैं आज धन्य हो गई जो मुझे एक नहीं दो दो माँ बाप मिले। आपने अपने उसूलों के लिए अपना बेटा छोड़ा और मैं अपने धर्म के खातिर अपना मायका छोड़ रही हूँ। बापू आप जाओ, अब ये घर ही मेरा अपना घर है। ये माँ बाप आपसे बढ़कर हैं। अब मुझे इनकी सेवा का दायित्व उठाने दो। रानू के माँ बाप ने जब रानू की ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, बेटी आज मैं धन्य हो गया। आज तूने हमारे घर की ही नहीं बल्कि दोनों घरों की लाज रख ली। मुझे खुशी है कि तूने ये घर चुना। खुश रह मेरी बच्ची, खुश रह। ये कहते हुए दोनों माता पिता नम आंखें लिए अपने घर वापस चले गए। इधर रानू अपने सास ससुर का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगी। अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर उसने एक स्कूल में टीचिंग भी करना शुरू कर दिया। उधर मधु और बब्बू में खटपट रहने लगी। इस कारण मधु ने बब्बू को छोड़ दिया। उसने बब्बू से कहा, जब तुम अपने माँ बाप के ना हो सके जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया तो मेरे क्या होंगे। तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हो। तुम्हारी अब हैसियत ही क्या है। आज बब्बू काफ़ी परेशान था। उसे अपने किए का पश्चाताप होने लगा। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए और एक दिन अचानक बब्बू के बाबूजी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह स्वर्ग सिधार गए। जब अपने बाप की मृत्यु का समाचार बब्बू को मिला तो वह दुखी मन से अपने घर पहुंचा, जहां उसके बाबूजी का शव रखा हुआ था। बब्बू को देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए। बब्बू आंखों में आंसू लिए गर्दन झुकाए अपने बाबूजी को देखता रहा और उनके पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। आज विमला जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सबसे बड़ा दुख जो उनके सीने में उन्हें खाए जा रहा था वह था उनका नालायक बेटा, जिसने अपने पिता से मरने से पहले अपने कुकर्मों की माफ़ी तक नहीं मांगी। अब अपने बेटे से उन्हें कोई वास्ता नहीं था। जिस बच्चे को लाड प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, उस बच्चे ने अपने बाप को मरने से पहले आकर देखा तक नहीं। विमला जी के दिल में अपने बेटे के लिए अंगार दहक रहे थे। रानू का भी रो रो कर बुरा हाल था। आज उसने अपने पिता से भी बढ़कर ससुर को खो दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सिर से आज साया हट गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब उसके बाबूजी को ले जाया जाने लगा तो बब्बू उन्हें कंधा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी माँ ने उसे रोक दिया और कहा, मैं अपने पति को अपरिचित लोगों के कंधे पर विदा नहीं करना चाहती। इनको कंधा देने के लिए इनका बेटा है ना। सभी लोग विमला जी की ओर देखने लगे। तभी विमला जी ने उन आंखों से रोती हुई रानू को आवाज़ देते हुए कहा, रानू जा बेटा, अपने बाबूजी की इन रस्मों को पूरा कर। वह तो तुझे अपना बेटा ही मानते थे ना, तो तू ही उन्हें मुखाग्नि दे। ये सुनकर बब्बू के अलावा वहाँ उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। बब्बू उनकी शव यात्रा में शामिल तो हुआ किंतु लड़का होने का फर्ज अदा ना कर सका। बाबूजी की सारी रस्में उनकी बहू ने निभाई। बब्बू चुपचाप खड़ा होकर सब नज़ारा देखता रहा और आंखों से आंसू बहाता रहा। अब उसके इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं रह गया था। बब्बू से अब किसी को कोई हमदर्दी नहीं थी। दाह संस्कार के बाद सभी लोग वापस घर आ गए, किंतु बब्बू वहीं बैठा बाबूजी की चिता को एकटक जलते देखता रहा। उसका सारा अहंकार उस चिता के साथ जलकर राख हो गया। वह हाथ उठाकर आकाश की ओर देखने लगा और सोचने लगा, भगवान, मैं भी कैसा बदनसीब हूँ जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली हैं। सच में मैं आज अपनी इस दशा का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे इससे भी कठोर सजा दे। मैंने सबका दिल दुखाया, मुझे भला तू कैसे माफ़ कर सकता है। सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहा, हमेशा दुखी। अपने बाबूजी का दिल दुखाने और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी ना मांगने का दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जाता था। वह हमेशा यही सोचता था, काश बाबूजी वापस आ जाएं तो मैं उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूं। परंतु क्या जाने वाले कभी वापस आते हैं? कभी नहीं। उसे कुछ भी हासिल ना हो सका। बब्बू की इस भूल का प्रायश्चित फिर कभी संभव ना हो पाया, कभी नहीं।
तो दोस्तों आपका बब्बू और रानू के बारे में क्या कहना है और इस कहानी में सबसे ज़्यादा अच्छा किरदार किसका लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस कहानी के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मेरे पति का जब राज खुला तो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।